So hey guys, welcome once again to my channel that is It's Conceptual। तो आज हम जनरल फार्मेकोलॉजी जैसे कि मैंने 7 वीडियोस के प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब के डी त्रिपाठी में जैसे जैसे चैप्टर्स होते चले जा रहे हैं हमारे सिलेबस में, वैसे हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ठीक है, एंड मैं हमेशा कहता हूँ हमारी एक और एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। ओके, एंड आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी बोला कि थोड़ा सा क्लियर लिख, तो आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि वो अच्छे से मैं कर सकूँ। ओके, सो सीधा टॉपिक पे आते हैं अब आज का। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है एएनएस का। ओके, और इसमें मैं थोड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी कवर करते चला जाऊँगा। ओके, एंड तो डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। सो एएनएस दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो जैसे कि हमको पता है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में इट इज़ डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू पार्ट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ऑल्सो नोन एज सीएनएस एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज ऑल्सो नोन एज पीएनएस। अब सीएनएस में बेसिकली क्या होता है? ओके, सीएनएस में यही होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उससे वो हमारा कंप्रेस करता है सीएनएस। एंड पीएनएस में क्या होता है? पीएनएस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ एफरेंट एंड ईफरेंट। अब एफरेंट दैट इज़ ए डबल एफ वाला एफरेंट, वो क्या करता है? उसके न्यूरॉन्स ऑर्गन से सीएनएस तक पहुंचाते हैं। ओके, ब्रेन को पहुंचाते हैं सिग्नल्स, वो होते हैं एफरेंट फाइबर्स। एंड जो ईफरेंट फाइबर्स होते हैं वो ब्रेन से ऑर्गन तक के स्टिमुलेशन को पहुंचाते हैं। ओके, तो हमने 12th में शायद आई थिंक पाथवे पढ़ा होगा कि वो एक डायग्राम आता था एनसीईआरटी में कि टच वाला, कि हमको कुछ सेंस हो या फिर कुछ हीट फील हो तो पोस्ट और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स या फिर एफरेंट फाइबर्स या फिर ईफरेंट फाइबर्स का नाम हमने सुना हो, तो वैसे ही ठीक है। ओके, एंड ईफरेंट जो है, ईफरेंट वो दो में डिवाइडेड होता है, एंड दैट इज़ द एएनएस, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड एएनएस क्या है? एएनएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवॉलेंट्री एक्शन। एंड एएनएस फर्दर किस में डिवाइडेड है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज थोरेकोलम्बर एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियोसैक्रल। मतलब ये दोनों के ओरिजिन के नाम पर ये डिवीजन हुआ है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का सीएनएस पीएनएस, फिर पीएनएस से एफरेंट ईफरेंट, और ईफरेंट से एएनएस एंड सोमैटिक, एंड एएनएस फर्दर डिवाइडेड है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में। ओके, अब एएनएस में क्या है कि जो ऑर्गन होता है उससे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स निकलते हैं, एंड वो एक फिर वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन मिल के, प्री गैंग्लियोनिक का पीछे वाला पार्ट दैट इज़ द डेंड्राइज्ड, एंड द एक्सॉन ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन मेक्स रीजन दैट इज़ नोन एज साइनेप्स। ठीक है, एंड फिर वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो जाके किस में पहुंचाता है? ब्रेन में सिग्नल्स पहुंचाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि एएनएस इनर्वेट्स मसल्स ऑफ विसरा, कार्डियक मसल, वेस्कुलेचर और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड कंट्रोल क्या क्या करता है? दैट इज डाइजेशन, कार्डियक आउटपुट, ब्लड फ्लो एंड ग्लैंडुलर सिक्रीशन। ओके, तो ये एक ब्रीफ मतलब क्लासिफिकेशन था कि एएनएस कहाँ से आया, बेसिकली एएनएस में होता क्या है, एंड वो कहाँ कहाँ इनर्वेट करता है और उसके कंट्रोल्स क्या क्या है बॉडी में। ठीक है, तो अब हम मेन मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सिंपैथेटिक का दूसरा नाम क्या है? थोरैकोलम्बर, एंड पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम है क्रेनियोसैक्रल। ठीक है, तो वो दोनों नाम भी ओरिजिन के बेसिस पे वो आपको याद रखना है, एंड उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभी 1 मार्क या 2 मार्क्स में। ओके, सो ये डिफरेंस है, दैट इज़, तो मैं कंपेयर करता ही चला जाऊँगा, दैट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, तो सिंपैथेटिक इज़ क्या? दैट इज़ फाइट, फ्राइट और फ्लाइट कंडीशन में, दैट इज़ द 3F कंडीशन। मतलब झगड़ने या फिर डर में या फिर दौड़ने की कोई भी हमारी कंडीशन आए तब ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। ओके, एंड पैरासिम्पैथेटिक इज़ लाइक रेस्ट या फिर डाइजेस्ट वाली कंडीशन है, मतलब आराम की ज़िंदगी चल रही है और कोई स्ट्रेस नहीं है, तब पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होती है। ओके, इसमें
सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब ब्लड फ्लो क्यों डिक्रीज हो जाता है? बिकॉज अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा पर्टिकुलर बॉडी पे, तभी वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे क्लासिक एग्जांपल जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अगर हमने किसी को कुत्ते को देखा तो हमारी सिस्टम में क्या बोल सकते हैं कि कंस्ट्रिक्शन होता है एंड फिर हम भागने लगते हैं हमारे पीछे अगर कुत्ता पड़ा है तो उसका बेसिकली सिंपल सा फंडा है। तो कहाँ कि अगर ब्लड फ्लो को हमने कम नहीं किया तो पैरों में ब्लड कम, जहाँ पे इफेक्टिव एरिया वहाँ पे ब्लड कम पहुँचेगा, तो उससे कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ढंग से नहीं हो पाएगा एंड हमको फिर कुत्ता काट लेगा। तो सिंपल सी बात है, सिस्टमिक ब्लड फ्लो को कम करना पड़ेगा ताकि हमारे लोकल सिस्टम के सर्कुलेशन को बढ़ा सके, एंड दैट्स वाज द सिंपैथेटिक सिस्टम डज फॉर अस। ओके, एंड फिर सिंपैथेटिक सिस्टम में और भी होता है कि स्टमक स्फिंक्टर को कंट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। एंड इसी तरह दूसरी तरफ हमारे मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है, फिर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है, बिकॉज सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या आराम की ज़िंदगी चल रही है, तो फिर हमारा ब्लड फ्लो भी मेंटेन रहेगा। मतलब ब्लड फ्लो इंक्रीज और डिक्रीज करने की बात क्या है, इट इज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इन विच वी आर। ओके, तो ऐसा नहीं कि ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो हमेशा सिंपैथेटिक ही होगा, या फिर इट डिपेंड ऑन द कंडीशंस, ठीक है। एंड जैसे कि सिंपैथेटिक में देखा कि स्फिंक्टर कंट्रैक्ट हो रहा था एंड इसमें स्टमक स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक में। फिर सलाइवा इज़ लिटल एंड विस्कस, मतलब बहुत कम सलाइवेशन सिक्रीशन होगा एंड वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, बिकॉज चाहिए कि बॉडी को और एनर्जी चाहिए, तो फिर जितना हो सके वो अब वेस्ट को कम रिलीज़ करेगा बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक में सलाइवा इज़ वाटरी। सिंपैथेटिक में क्या है, यूरिन रिटेंशन, बिकॉज मैंने अभी बोला कि जो भी फ्लूइड्स हो उनको रिटेन करेगा या फिर आयंस, ताकि बैलेंस रहे और हमारी बॉडी किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में तैयार हो हमारे लिए। एंड उसी तरह दूसरी तरफ है कि स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। एंड इसमें पेरिस्टाल्सिस होगा मतलब मूवमेंट होता चला जाएगा, सिंपल सी बात है। हार्ट रेट इंक्रीज होगी इधर पे एंड दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट डिक्रीज होगी, एंड इसमें पैरासिम्पैथेटिक में यूरिन का इवैक्यूएशन मतलब इट विल बी पास्ड आउट। ओके, सिंपैथेटिक सिस्टम में बात किया तो बीपी और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, और दूसरी तरफ पैरासिम्पैथेटिक में बीपी और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, फिर ब्रोंको डायलेशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, पता अजीब नहीं लग रहा कि डायलेशन सिंपैथेटिक में हो रहा है बिकॉज ब्लड फ्लो वो कम कर रहा है, एंड पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है जबकि वो ब्लड को ज़्यादा फ्लो करवा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेन पॉइंट टू रिमेंबर कि ब्रोंको स्मूथ मसल का डायलेशन हो रहा है एंड इधर पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो याद आ रहा है मैंने आपको जनरल फार्माकोलॉजी में बताया था यही एग्जांपल, देखना मेरे पिछले वीडियोस में एंड फाइंड आउट करना। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म का। मैंने आपको उधर भी बताया था कि क्या करेगा एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था उधर पे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म में, आप जाके देख सकते हो। मुझे भी एक्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, बट आई वुड टोल्ड यू दैट, बट दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ओके, एंड सिंपैथेटिक सिस्टम विल ऑल्सो लीड टू द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वेजोडाइलेशन एंड आई प्यूपिल इज डायलेटेड। ओके, एंड पैरासिम्पैथेटिक में आई प्यूपिल कंट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लड फ्लो से भी आप रिलेट कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये क्लासिक 2 मार्क या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। एंड नॉट ओनली इन फार्मेकोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो मेनली डिफरेंस इन, मतलब हम आप पैथोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी कहीं पे भी पढ़ोगे तो दिस डिफरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट मैंने इसको जितना हो सके मेन पॉइंट्स को ले लिया ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स। अब ये ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो हमारे एएनएस में प्रेजेंट होते हैं, एंड बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। ओके, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। ओके, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है? जो एक्टिवेट होता है एसिटाइल कोलिन से। ओके, एंड वो फर्दर किस में डिवाइडेड है? दैट इज निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स। ओके, जो एन या एम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है? एक्टिवेटेड बाय एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। अब ये ब्रीफ सा डायग्राम है, मैंने ढंग से नहीं बनाया और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, यू कैन रिफ़र टू द KDT, ठीक है।
और उसका पेज नंबर 104 आप खोल सकते हो एंड KDT से पूरा रिफ़र कर सकते हो। मैंने सिमिलर टाइप डायग्राम बनाया है, होप सो वो थोड़ा सा न्यूरॉन बनाने में तकलीफ़ें हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने फिर ऐसे ही एक पिक्टोरल प्रेजेंटेशन बस बना के आपको, अगर आपको समझ में आया, ठीक है। तो जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक न्यूरॉन्स को मैंने इधर पे ड्रॉ किया है, ओके। तो आप देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है वो छोटे हैं एंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो बड़े हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा है। इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो बड़े हैं एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो छोटे हैं, ओके। तो इधर पे पहले आप लेफ्ट मोस्ट साइड आ जाइए अपने की एड्रिनल मेड्यूला, दैट इज़ एन मैंने बोला निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वो ब्लड में होता है एंड दैट आर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, एग्जाम्पल ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, ओके। नेक्स्ट है निकोटिनिक रिसेप्टर, और एक है एग्जांपल वो मस्करिनिक रिसेप्टर, वो प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड्स में, ओके। फिर निकोटिनिक रिसेप्टर के एग्जांपल्स है एंड बेसिकली देखो सोमेटिक न्यूरॉन्स में प्री गैंग्लियोनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का एक ही न्यूरॉन रिले कर रहा है टू द रिसेप्टर्स, दैट इज निकोटिनिक मस्करिनिक रिसेप्टर, मिक्स है दोनों का, ओके, ठीक है। एंड CNS में भी देखिए एड्रिनल मेड्यूला से है ब्लड में एंड फिर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, और देखो निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स कैसे हैं एंड एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स कैसे हैं, ओके। तो आप शेप एंड साइज में भी उसका डिफरेंस आ जाता है एंड न्यूरॉन्स में भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स भी कैसे होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया इधर पे, ठीक है। एंड कुछ ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो रिफ़र टू पेज नंबर 104 इन KD त्रिपाठी, ठीक है। तो अब ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते कहाँ कहाँ हैं, ओके। सो गाइज मैंने इधर पे देखो आपको KDT का 104 पेज नंबर पर कुछ ऐसा दिखेगा, वो वैसे भी क्लियर नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इम्प्लीमेंट कर ही देता है। सो इसमें देखो कि क्लियर डायग्राम दे रखा है, सोमैटिक न्यूरॉन्स वो डायरेक्ट उसके मोटो न्यूरॉन्स जाके मसल स्केलेटल मसल में पेनिट्रेट कर रहे हैं, दैट इज निकोटिनिक टाइप ऑफ रिसेप्टर, दैट इज एसिटाइल कोलिक मतलब कोलिनर्जिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर पैरासिम्पैथेटिक में आ गए, और पैरासिम्पैथेटिक में आपको बताया, मैंने आपको भी बताया कि पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स बड़े होते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स छोटे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का मार्क्ड ACH है कोलिनर्जिक, तो उसमें भी देखो कोलिनर्जिक रिसेप्टर ACH ACH और मस्करिनिक रिसेप्टर, और देखो वो पूरे जो भी है जो हार्ट, ब्लड वेसल्स, विसरा, आई और ग्लैंड्स को ऑटोनोमिक रिसेप्टर्स कन्वर्ट कर मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, और सोमेटिक में मसल फाइबर्स। और मैंने आपको ऑटोनोमिक में वो भी बताया था कि इट कंट्रोल्स द क्या बोलते हैं जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड फिर सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे और पोस्ट गैंग्लियोनिक बड़े हैं, ठीक है। तो उसमें देख सकते हैं कि ACH एंड एड्रिनर्जिक इज़ द मेजर, और नॉर एड्रेनलिन से एड्रिनर्जिक टाइप ऑफ रिसेप्टर अल्फा बीटा, एंड फिर कोलिनर्जिक रिसेप्टर दैट इज़ माइनर, वो ACH मतलब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है। और सिंपैथेटिक में एड्रिनल मेड्यूला और एड्रेनलिन ब्लड स्ट्रीम। तो मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम के जो हमने देखे एड्रिनर्जिक, कोलिनर्जिक एंड डायरेक्ट जो रिसेप्टर एक्ट कर रहे हैं वो हमने देखे। फिर पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है वो देखा हमने, एंटेरिन मस्करिनिक रिसेप्टर्स है वो देखे, एंड फिर हमने मोटर न्यूरॉन जो सोमैटिक सिस्टम जो वॉलेंटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। आई होप अभी आपको ये रिसेप्टर पोस्ट गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक में कुछ डाउट ना हो, तो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। रिसेप्टर्स मतलब बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो सब फाइबर्स है वो जाके रिसेप्टर पे रिले कर रहा है एंड वो रिसेप्टर्स दैट विल शो सम एक्शंस, ठीक है। वो मैं आपको फर्दर अभी बताऊंगा कि मस्करिनिक और निकोटिनिक के क्या रिसेप्टर्स के एग्जांपल है, कोलिनर्जिक और एंट्रिनर्जिक है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, कोलिनर्जिक में निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर्स आते हैं एंड जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन से एक्टिवेट होते हैं वो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं कि रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, ओके। तो रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं,
दैट इज़ M1 मस्करिनिक रिसेप्टर, मतलब वो कौन सा टाइप का है, अभी मैंने आपको बताया कोलिनर्जिक, ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन से एक्टिवेट हो रहा हो। तो M1 कहाँ होंगे, होंगे पैराइटल सेल्स इन द स्टमक दैट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ HCl। अब मैं इधर पे एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी जो हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे दैट विल बी काइंड ऑफ आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा एंड आपको बार बार गो थ्रू टॉपिक करना पड़ेगा, नहीं तो आप 2 दिन के बाद नहीं रिकॉल कर पाओगे। सो गाइस, एक एक सजेशन है कि आप हर वीकली, एटलीस्ट वीकली या फिर 10-15 दिन में एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको एक फ्लुएंसी मेंटेन रहेगी ना, आपको ड्रग्स एंड जो मैकेनिज़म्स है, मैकेनिज़म्स तो चलो आपको याद भी हो जाए, आप कंसेप्चुअल हो तो आपको मैकेनिज़्म लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगे। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीकली या फिर 10 to 15 days आई सजेस्ट कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ओके। बिकॉज अब भी जो टॉपिक्स आएंगे जनरल फार्माकोलॉजी, अब बेसिकली डिफरेंट थिंग, एंड द आने वाले टॉपिक्स जो है वो भी बहुत ही मतलब लेंथी होने वाला है, और ड्रग्स के नाम भी, बिकॉज अभी CVS और CNS मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बट आई एम टेलिंग यू गाइज इट इज़ वास्ट एंड इट इज़ वेरी लेंथी। मैं डरा भी नहीं रहा आपको, बट ये बोल रहा हूँ कि आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते चले जाएगा। आप ऐसे ही नहीं, आप अपने भी नोट्स बना सकते हो और कुछ नहीं, या फिर मेरा चैनल तो है ही, बट आप एक इंटरेक्टिव वे में अगर आप रिवाइज करोगे देन इट विल बी नाइस, ओके। सो सजेशंस असाइड, फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो हम कहाँ थे कि M1 रिसेप्टर कहाँ होता है, पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक में, दैट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ HCl, ओके। M2 कहाँ होता है, तो वो हार्ट में होता है, एंड दे डिक्रीज द हार्ट रेट, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेडिकार्डिया, एंड डिक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ओके। गाइज ये रिसेप्टर्स याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जाके हम इसके ब्लॉकर्स पढ़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो जितने भी आप, अगर आपको पता है कि हाँ रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर रहा है तो इसके क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, क्या थेरेपेटिक इफेक्ट्स होंगे, तो आपको झट से पता चल जाएगा, ओके। सो गाइज ये याद रखना ज़रूरी है, ओके। M3 कहाँ होता है, M3 होता है लंग्स में, यूरिनरी ब्लैडर में, आई प्यूपिल, सिलियरी मसल्स एंड एक्सोक्राइन में। अब उनके फंक्शंस क्या है, लंग्स और GIT में दे इंक्रीज द टोन एंड मोटिलिटी, इंक्रीज द म्यूकस सिक्रीशन एंड डू द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। यूरिनरी ब्लैडर में क्या करेंगे, यूरिन का इवैक्यूएशन, मतलब यूरिन को पास आउट करने में मदद करेंगे। आई प्यूपिल का कंट्रैक्शन करेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज मायोसिस, ओके। जो सर्कुलर आई ऑफ मसल्स है उसका कंट्रैक्शन करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज मायोसिस। सिलियरी मसल्स को क्या करेंगे, अकोमोडेशन ऑफ नियर विजन, पास की जो विजन होगा उसको अकोमोडेट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, प्यूपिल कंट्रैक्ट होगा एंड दैट विल कॉज इन मायोसिस, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स में मैं फिर से बार बार रिवाइज करता हूँ बिकॉज आपको याद रहना चाहिए, ओके। M1 कहाँ है, तो कि पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक इंक्रीज द HCl, फिर M2 हार्ट में था, वो डिक्रीज कर रहा था सब कुछ, हार्ट रेट को भी और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। M3 कहाँ था, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, स्मूथ आई ऑफ मसल्स एंड सिलियरी मसल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में वो सिक्रीशंस को बढ़ाता, आई प्यूपिल को कंट्रैक्ट कर रहा था, नियर विजन को अकोमोडेट कर रहा था, लंग्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, और GIT में टोन और मोटिलिटी को बढ़ा रहा था एंड म्यूकस सिक्रीशंस को भी बढ़ा रहा था, एंड यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर रहा था कि यूरिन को पास आउट करने दे रहा था, ठीक है। फिर अब सेकंड कैटेगरी पे आते हैं कि आड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अब उसमें 2 टाइप होता है, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। मैंने KDT में भी आपको अभी दिखा है कि वो अल्फ़ा और बीटा वाले रिसेप्टर्स हैं। तो प्रीसिनेप्टिक में कौन कौन से है, अल्फ़ा 2 एंड बीटा, ओके, अल्फ़ा 2 एंड बीटा। तो अल्फ़ा 2 क्या करेगा, इनहिबिट्स द नॉर एड्रेनलिन रिलीज, एंड बीटा क्या करेगा, स्टिमुलेट्स द नॉर एड्रेनलिन रिलीज, ओके। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा 2 इनहिबिट्स द नॉरएड्रेनालिन रिलीज एंड बीटा स्टिमुलेट्स द नॉरएड्रेनालिन रिलीज, ओके। तो नॉरएड्रेनालिन का बेसिकली फंक्शन हमारे बॉडी में क्या होता है, तो नॉरएड्रेनालिन इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ऑफ आवर बॉडी, इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज एंड डिक्रीजेज ब्लड फ्लो टू GIT एंड इनहिबिट्स द वॉइडिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो वॉइडिंग मतलब क्या होता है, वॉइडिंग मतलब होता है कि इट इज़ बेसिकली द, क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता हमारे मसल और हमारे ब्लैडर के बीच में, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन को अटका, इन कोऑर्डिनेशन होने से बचाता है, ओके, एंड इनहिबिट्स द GIT मोटिलिटी, ठीक है। तो ये नॉरएड्रेनालिन के नॉर्मल फंक्शंस है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ट्रिगर्स रिलीजेस ऑफ ग्लूकोज, inhibits the blood flow to GIT, inhibits the GIT motility and inhibits the voiding of urine। और मैंने बोला कि जो प्री सिनेप्टिक है
उसमें अल्फ़ा 2 एंड बीटा है, एंड दैट इनहिबिट द नॉरएड्रेनालिन रिलीज, अल्फ़ा 2 एंड बीटा स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। ठीक है, अब पोस्ट सिनेप्टिक में कौन कौन से है, अल्फ़ा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, तो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक में याद रखना कि अल्फ़ा 2 एंड बीटा एंड अल्फ़ा 1, बीटा 2, बीटा 3 पोस्ट सिनेप्टिक है। ओके, न्यूरॉन्स में पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ़ा 1 का फंक्शन क्या है कि कंट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स, कंट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल्स इन स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज it will cause the urine retention and increase in blood pressure, that will cause vasoconstriction. Alpha 1 also present in radial muscles causing dilation of pupil, that is mydriasis. okay, फिर बीटा 1 कहाँ है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, टैकीकार्डिया एंड इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। अब हमने कोलिनर्जिक में क्या पढ़ा था कि M2 है उधर पे डिक्रीज कर रहा है, ब्रैडीकार्डिया कर रहा है, तो वो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एंड किडनी में रिलीजेस रेनिन एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर्स। ओके, एंड बीटा 2 में क्या हो रहा है, बीटा 2 प्रेजेंट है लंग्स में, स्केलेटल मसल्स, लीवर एंड GIT में। तो लंग्स में वो ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है, फिर स्केलेटल मसल्स में भी वेसोडाइलेशन कर रहा है, लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ा रहा है, मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ रहा है, जिससे कि ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है बॉडी में। ओके, एंड GIT में इनहिबिट या फिर डिक्रीज द मोटिलिटी एंड टोन ऑफ मसल्स। एंड B3 जो रिसेप्टर है वो लाइपोलाइसिस कंट्रोल द डेट्रोजर मसल्स इन द किडनी। ओके, लाइपोलाइसिस भी करता है एंड जो डेट्रोजल मसल होता है हमारे किडनी में उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करता है पूरा कि अल्फ़ा 1 कहाँ कहाँ हो। पहले तो अल्फ़ा 2 क्या करता है, दैट विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, एंड बीटा विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एड्रेनालिन। फिर अल्फ़ा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 ये है पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। ओके, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर अल्फ़ा 2 एंड बीटा थे। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 के और फंक्शंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर मसल इन स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर, increase the blood pressure, that will cause vasoconstriction, and also will cause the mydriasis, that is dilation of pupil. बीटा 1 में टैकीकार्डिया करवाएगा, फिर इंक्रीज इन BP करेगा बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एंजिन इन द किडनी। बीटा 2 लंग्स, स्केलेटल मसल और लीवर और GIT में। लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन, स्केलेटल मसल में भी वेजोडाइलेशन, लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट करेगा, दैट विल इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, एंड GIT की मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, एंड बीटा 3 लाइपोलाइसिस एंड डेट्रोजल मसल ऑफ किडनी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर बार बार प्लीज़ रिवाइज करिएगा इसको, एंड प्लीज़ अगर मेरी फ्लुएंसी में कोई दिक्कत हो गई तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सजेस्ट करेगा। ओके, सो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू।